हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने चल रहा था चैप्टर 4 विद्युत धारिता, और अपने आज इसका पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो आज का देखो जो अपना टॉपिक है वो अपने टॉपिक में कोई चैप्टर का टॉपिक नहीं करेंगे, वो है जो आज तक का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो आपको सीरियस लेना है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से करना है। और देखो जो जो न्यूमेरिकल मैं इसमें करवाऊंगा बुक के, वो सारे न्यूमेरिकल्स इसमें लिख दिए हैं कि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो ऑप्शन वाले हैं 1, 3, 5, 7 नंबर आते हैं, लघुत्रात्मक ये वाले हैं और लघुत्रात्मक आपके ये वाले क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है और वीडियो को लाइक शेयर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों, आपके पहले बहुचयनात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इनको कह देते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ लिख दिया मैंने वहाँ पे, थंबनेल में उसको चेंज कर दूंगा मैं, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो वस्तुनिष्ठ या बहुचयनात्मक मतलब ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है आपकी बुक में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, देखो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक गोलीय चालक की जो धारिता का मान है वो किसके समानुपाती होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि C समानुपाती R है, C समानुपाती R² है, R⁻⁻2 है और R⁻⁻1 है। इसमें से जो गोलीय चालक की धारिता वो किसके समानुपाती होती है, तो आपको पता है गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो C बराबर 4πε0 R के बराबर होती है, और 4πε0 यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपकी जो धारिता आ जाएगी C समानुपाती R आपके पास आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल देखो, आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप बोर्ड पर करवाते हो लेकिन आज नहीं करवा रहे। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो वाले नहीं है जो आपके बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें एक ही है, वो मैं अलग से आपको बोर्ड पर भी करवा दूंगा और आज भी समझा दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, और थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया हुआ है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा नोट्स पर। ठीक है, तो आपको समझने से मतलब होना चाहिए, चाहे मैं जिस मर्जी तरीके से करवाऊं उससे कोई नहीं, आप समझो इसको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ आपको कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, विभव अनंत हो जाएगा, आवेश अनंत हो जाएगा, आवेश पूर्व के मान का दुगुना हो जाएगा और संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। तो देखो आपको पूछा हुआ है कि मान लो दो आपके पास संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, एक पे प्लस चार्ज होता है और एक पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अब क्या होगा कि आपको कह दिया कि आपको, मैंने कहा था कि इन प्लेटों को आवेश देने के लिए वैसे तो अपने किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, लेकिन अब आपको बैटरी से नहीं जोड़ना। अब आपको एक प्लेट से तार निकालनी है और सीधी दूसरी प्लेट पर उसको जाके कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा कि इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। आपको पता है कि माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा यहाँ पे उपस्थित या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, तभी यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तार के थ्रू इधर बहना स्टार्ट कर देंगे। तो इधर बहेंगे तो वो इधर बह के और इस जो माइनस आवेश है इसको क्या कर देंगे, खत्म। तो मतलब दोनों प्लेटों पर आवेश खत्म हो जाएगा, आवेश बहकर तार के थ्रू बहकर दूसरी प्लेट पर आ जाएगा, जिससे दोनों प्लेटें क्या हो जाएंगी, निरावेशित हो जाएंगी, मतलब संधारित्र आपका निरावेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस प्रकार होगा। तो आपको पता है कि धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। तो मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, और कितना टाइम तक होगी, जब तक कि एक प्लेट का आवेश दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंच पाता। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसका थ्योरी में आंसर लिखा भी हुआ है कि संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया में एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर विस्थापित होते हैं। मतलब आपको जब मैंने संधारित्र के आवेशन के बारे में बताया था, भी जब इसको चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं कि बैटरी जो होती है उसका काम होता है एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पर भेजना। तो अब क्या होगा, जब आप तार को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश होता है। तो तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन वापस उसी प्लेट पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, अर्थात प्लेटों पर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहेगा और संधारित्र क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या है, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कि दो गोलाकार चालक की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो धारिताओं का अनुपात। तो अब आपको गोलाकार चालक की जो धारिता है उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होती है गोलाकार चालक की जो धारिता होती है वो अपने लेते हैं 4πε0r। तो देखो चालकों की त्रिज्या का अनुपात आपको क्या दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। तो अब धारिताओं का अनुपात निकालना है तो C1/C2। तो पहला जो गोलीय चालक है तो गोलीय चालक की 4πε0r होती है, तो पहले की 4πε0r1 और दूसरे की धारिता 4πε0r2। तो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, तो C1/C2 बराबर R1/R2, मतलब जो R1 और R2 का अनुपात है वही C1 और C2 का अनुपात होगा। तो इनका अनुपात जब 1:2 है तो इसका भी 1:2, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है यहाँ पे तो मैं आपको बोर्ड पर अलग से करवा दूंगा, और बाकी इसके साथ के जो एक्चुअल इसके क्वेश्चन हैं वो आपके चैप्टर नंबर 3 में मैंने 4 क्वेश्चन आपको जो बहुचयनात्मक यानी ऑप्शन वाले 4 क्वेश्चन छुड़वाए थे मैंने आपको। उसमें आपके याद हो या ना हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े थे, वो 4 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो वहाँ पर आपको अलग से करवा दूंगा मैं, तब आपको दोबारा बता दूंगा बोर्ड पर ये वाला क्वेश्चन। अब आप एक बार समझ लो इसको, क्या दिया हुआ आपको और क्या पूछा हुआ है कि समान त्रिज्या और समान आवेश की पारे की 8 बूंदें हैं। 8 बूंदें हैं पारे की जिनकी त्रिज्या भी समान है और उन पर आवेश भी क्या है समान है, एक बड़ी बूंद बनाती हैं। ये सारी बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी। तो जो आपकी बड़ी बूंद है उसकी धारिता छोटी बूंद की तुलना में कितनी होंगी, यानी कि आपको धारिताओं का अनुपात निकालना है या निकालना है कि बड़ी बूंद जो बनेंगी उसकी धारिता छोटी बूंदों की धारिता का कितना गुना होगी। ठीक है, वो आपसे पूछा हुआ 2 गुना, 8 गुना, 4 गुना और 16 गुना। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी कि प्रत्येक छोटी बूंद की आवेश और त्रिज्या समान है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब आपने क्या मान लिया कि प्रत्येक छोटी बूंद पर जो आवेश है वो तो Q है और प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या है वो क्या है स्मॉल r है, स्मॉल r है। अब बड़ी बूंद की त्रिज्या आपने कैपिटल R मान ली, जब छोटी की स्मॉल r मान रहे बड़ी की कैपिटल R, और आवेश देखो अब 8Q हो जाएगा। अब ये देखो क्यों होगा, क्योंकि आपको कहा है कि आपको 8 छोटी बूंदें मिलानी है। तो 8 छोटी बूंदें मिलानी है तो एक बूंद पर आवेश Q है, तो 8 छोटी बूंदें मिलाने पर जो आवेश है वो 8 गुना हो जाएगा, तो 8Q हो जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब इनकी त्रिज्याएं मिला देंगे तो 8R होनी चाहिए त्रिज्या, तो भाई 8 बूंदें 8 की त्रिज्या 8R बना दी तो कैपिटल R का मान 8R के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, वो क्यों नहीं होता वो अपने अभी निकालते हैं। अब अपने को त्रिज्याओं में संबंध निकालना है, क्योंकि देखो बूंद जो है बूंद एक गोलीय चालक की तरह काम करेगी। तो गोलीय चालक की जो धारिता वो 4πε0r होती है, यानी अपने को त्रिज्या चाहिए। तो अब अपने को त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना है, त्रिज्या निकालने के लिए एक कंसेप्ट यहाँ पे लगता है और इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या है कि आपको पता है कि जब अपने 8 छोटी बूंदों से मिला के एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो उस बूंदों का जो आयतन होगा वो समान रहता है। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे होते थे भी एक क्या है आपके पास एक गोला है, उस गोले को पिघला के एक शंकु बना देते हैं, तो उस शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो, आपको कुछ भी ज्ञात करने के लिए कह देता था ऊंचाई ज्ञात करो। तो उसमें अपने एक कंसेप्ट काम में लेते थे, गणित का ये कंसेप्ट है कि जब भी अपने किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन समान रहता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगी बच्चों कि जब अपने 8 छोटी बूंदों को मिलाएंगे तो वो एक बड़ी बूंद जो बनेगी वो 8 छोटी बूंदों का आयतन और एक बड़ी बूंद का आयतन वो आपके पास क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। ठीक है, तो समान होगा जब आयतन, तो अपने क्या कर लेंगे वो कंसेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। कैसे कि 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन है। तो 8 छोटी बूंदों का आयतन क्या होगा, बूंद गोलाकार अपने मानते हैं तो एक बूंद का आयतन 4/3 πr³ अपने लेते हैं, 1/4/3 πr³ लेते हैं, तो दोनों तरफ वही आयतन लेंगे। तो देखो बच्चों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, उसके कारण रोकना पड़ा वीडियो। तो अब देखो आप उसी पॉइंट पर आते हैं कि देखो 8 बूंदों का आयतन है वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, 8 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा।
तो अब अपने क्या करते हैं कि अपने पास दोनों बूंदों की त्रिज्याएं तो है ही, तो त्रिज्याएं है तो एक साइड तो लिखा 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इधर लिखा है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि एक बड़ी बूंद बन रही है तो एक बूंद का आयतन इतना। तो अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 8 किसी से नहीं कैंसिल होगा, ये मैंने गलती से लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, 8 का 8 ही रहेगा यहाँ पे, आप इसको ऊपर काटा मत लगाना इसके। तो 8 आर क्यूब अपॉन इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब आ गया। अब दोनों तरफ अपने घनमूल लेते हैं, तो घनमूल लेने पर इधर तो 2r बनेगा और इधर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का मान आ जाएगा वो 2r के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो आपको जब भी क्वेश्चन में कोई ना कोई संख्या दी होगी बूंदों की, आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता देता हूँ, कंपटीशन में बहुत काम आता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला। जब भी आपको क्वेश्चन में कोई संख्या दी होगी तो वो संख्या एक पूर्ण घन संख्या दी होगी। घन का मतलब जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता हो। भी आपको या तो बूंदे जैसे यहाँ पे 8 दे दी, तो 8 का घनमूल कितना आता है, 2 आता है, यानी 2 को 3 बार गुणा करें तो क्या आ जाता है आपके पास 8 आ जाता है। या आपको 27 बूंदे कह देंगे, या आपको 64 बूंदे कह देंगे, या आपको 125 बूंदे कह देंगे, बिल्कुल इस प्रकार की संख्याएं आपको देंगे जिनका पूरा पूरा घनमूल निकलता हो। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हो भी अगर 27 बड़ी छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाते हैं, अपने 27 से एक बूंद बनाते हैं, तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो 3 स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगी। अगर 64 बूंदों से अपने एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो 4 आर की इक्वल आ जाएगी। यहाँ ये 2 आर की इक्वल आ जाएगी। अगर 125 आती हैं तो 5 आर की इक्वल आ जाएगी बड़ी बूंद की त्रिज्या, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे। अब अपने पास बूंद की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई भी, बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या का 2 गुना होगी। तो बड़ी बूंद की धारिता अपने निकाल लेते हैं। बड़ी बूंद की धारिता अपने पास 4πε0 आर फॉर्मूला लगा के, और कैपिटल आर की जगह 2r रखेंगे तो ये 8πε0 आर आ जाएगा। और छोटी बूंद की धारिता का अगर मैं लिखूँ, देखो सी बी का मतलब बिग, ठीक है, और एस का मतलब स्मॉल। अपनी तरफ से मैं चिन्ह बना देता हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं कि आप यही काम में लो, अपनी तरफ से बना सकते हो। सी बड़ी भी लिख सकते हो और इसको सी छोटी भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो अब आपके पास बड़ी बूंद की धारिता ये आ गई और छोटी की ये है 1 की। तो जब अपने इन दोनों की तुलना करते हैं तो देखो ऊपर वाला मान क्या आ रहा है, नीचे वाले का 2 गुना आ रहा है। मतलब कि जो आपकी एक बड़ी बूंद की धारिता है वो 2 छोटी बूंद की धारिताओं के गुणा क्या होती है, एक छोटी बूंद की धारिता का दुगने के बराबर होती है। जब आप 8 छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाते हो तो जो बड़ी बूंद की धारिता है वो एक छोटी बूंद की धारिता की डबल आती है, ठीक है ना, डबल आएगी बिल्कुल। अब इसी तरह से अगर मैं आपको ये चीज़ कह दूं कि 27 छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनानी है तो धारिता का आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल दोगे, 3 गुना होगी। अगर आपको 125 में दे दूं तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे भी सर क्या होगी, यहाँ पे 5 गुना हो जाएगी धारिता, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले आंसर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपने एक नई चीज़ सीख ली बच्चों यहाँ पे, ठीक है, आगे ये बहुत ही काम आएगी। तो ये आपके 4 छोटे क्वेश्चन थे जो अब तक का चैप्टर आपका हो चुका है उसमें कवर हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। तो अतिलघुत्रात्मक प्रश्न में आपके पास पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्या यह युक्ति संधारित्र का कार्य करेगी, ठीक है, ये आपको बताने भी करेगी या नहीं। तो समांतर प्लेट संधारित्र अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हो तो वहाँ आपको एक चीज़ पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र को बनाते समय आपने एक उसकी विशेषता पढ़ी थी कि दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल और समान आकार की होना जरूरी है। तो ये एक इसकी स्पेशल शर्त है, आवश्यक शर्त है, जो कि इसको पूरा करना जरूरी है। अगर अपने ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक समांतर प्लेट संधारित्र नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि नहीं, क्योंकि संधारित्र में दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है। क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होगा तभी क्या होगा, वो एक संधारित्र की तरह काम करेगा। अब समान नहीं होगा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि उसके बीच विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अब यहाँ वाली विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ओनली एक प्लेट के कारण होगा। इसकी सीध में तो चलो मान लिया कि दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, ऊपर भी एक प्लेट के कारण और नीचे भी एक प्लेट के कारण। तो अब विद्युत क्षेत्र एक प्लेट के कारण ही है, तो लेकिन जो संधारित्र है वो तो 2 प्लेटों से बनता है। तो अपने विद्युत क्षेत्र का मान कौन सा लेंगे,
ठीक है। तो अपने इस तरह से ना ही धारिता निकाल सकते, ना ही विद्युत क्षेत्र का मान, ना ही विभव का मान, कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो मतलब ये एक संधारित्र ही नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों प्लेटें समान होती हैं, वो चीज़ क्या होती है, संधारित्र होती है। अब नेक्स्ट है कि किसी चालक की धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको चलो बता देता हूँ। चालक की धारिता, अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसका सुन लो आप, कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछें कि इसका मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो कभी तो हो भी, रेयर चांस भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, नहीं तो आपको हमेशा किसी न किसी सूत्र से संबंधित पूछेगा। तो जब आपको सूत्र से संबंधित ये चीज़ पूछ ली, तो आपको क्या करना है, जो जो सूत्र में राशियां आ रही हैं उन चीज़ों पर वो चीज़ निर्भर करती है। अब चालक की धारिता आपसे पूछ ली, तो चालक की धारिता का सूत्र देखो आप क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब आप देखो भी 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको तो देखना ही नहीं है, ठीक है ना। निर्भरता में इसको तो देखना ही नहीं है, जब ये चीज़ चेंज ही नहीं हो सकती। चेंज एप्सिलॉन नोड हो सकता है, एप्सिलॉन नोड भी वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन कई बार अपने देखते हैं कि एप्सिलॉन नोड की जगह एप्सिलॉन क्या आ जाता है, माध्यम आ जाता है। तो मतलब एक तो एप्सिलॉन नोड पर निर्भर करती है, मतलब माध्यम पर निर्भर करती है, और दूसरा चालक के आकार और आकृति पर, मतलब आर का मान क्या होगा, बड़ा छोटा होगा तो धारिता चेंज होगी। तो पहला नंबर चालक के आकार और आकृति पर, और दूसरा चारों ओर के माध्यम पर, इस पर निर्भर करती है, क्योंकि सूत्र में यही दो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जो आपके जब मैंने धारिता गोलीय चालक की धारिता का टॉपिक करवाया था, उसके जस्ट बाद ये न्यूमेरिकल मैंने आपको वहाँ पे सॉल्व करवाया था। तो ये न्यूमेरिकल आपको मैं छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर धारिता उसकी पूछी है पृथ्वी की, R/K सूत्र होता है, आर का मान आपके पास है, के का मान आपके पास है, डायरेक्ट आप इससे क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा आपसे, कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जबकि प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो परिणामी क्षेत्र मैंने आपको बताया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा/ε नॉट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो एक प्लेट पर प्लस आवेश होता है, ठीक है, और एक प्लेट पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है इस पर। तो अब दोनों प्लेटों के कारण यहाँ बीच में कहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ मान लिया कि एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो अब इस Q0 पर प्लस आवेश है, तो ये वाला जो आवेश है, इधर वाली प्लस प्लेट, ये इसको प्रतिकर्षित करेगी, लेकिन ये प्लेट इसको क्या करेगी, आकर्षित। तो दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, बिल्कुल एक ही दिशा में होगा। और दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आपको पता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट अपने लेते हैं। और क्यों लेते हैं वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, वहां आप इसको देख सकते हो। तीसरी बार क्वेश्चन आपको ये वाला मैंने समझाया है आज। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक ऐसा चालक बताइए जिसको लगभग असीमित अनंत आवेश दिया जा सकता हो। तो अनंत आवेश पृथ्वी को ही दे सकते हो, इसके अलावा किसी को नहीं दे सकते आप, ठीक है। अब यहाँ पृथ्वी क्यों ली, कई सोचेंगे सर ग्रह भी तो ले सकते हैं, और ठीक है ग्रह ले लो, लेकिन वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, उसको आवेश वहाँ पे जाके लेके आओगे क्या, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अपने पास पृथ्वी है तो पृथ्वी को दे सकते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा। तो पृथ्वी क्या है, इस पृथ्वी को अपने अनंत आवेश दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में कहाँ संचित रहती है। तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए भी संधारित्र में ऊर्जा कहाँ पे होती है। संधारित्र बनता किससे है, प्लेटों से। तो प्लेटों से बनता है, तो जो संधारित्र में ऊर्जा है वो प्लेटों के बीच स्थित होती है, क्योंकि प्लेटों के बीच ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र ही एक ऊर्जा का प्रकार है। विद्युत क्षेत्र में आपको पता है संचित ऊर्जा आपने निकाली हुई है। किसी विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला या ऊर्जा घनत्व आपने क्या निकाला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² निकाला था, या इसको σ²/2 एप्सिलॉन नॉट किया था आपने। ये फॉर्मूला कहाँ निकाला था, चैप्टर 2 विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, या इसको ऊर्जा घनत्व भी कहा था, ठीक है ना। कई स्टूडेंट यहाँ फिर की गूंगी होगी कईयों की कि सर ये आपने कहाँ से बता दिया। तो जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है उसको क्या है कि ये चीज़ें पता होती हैं, बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आती। तो तभी आपको कहता हूँ कि रेगुलर पढ़ो इस चीज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है। क्या पूछा है इसमें कि किसी आवेशित संधारित्र के नेट विद्युत आवेश कितना होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है, नेट आवेश 0 होता है, लेकिन नेट का मतलब ये नहीं होता अभी वहाँ पे आवेश ही नहीं है।
अब आपको अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे ये समझाऊँ, जैसे कि आपने किसी को 10 रुपये दिए, किसी बंदे को 10 रुपये चाहिए तो उसको 10 रुपये दे दिए और कुछ दिनों बाद आपको उसने लौटा दिए 10 रुपये, तो देखो टोटल तो क्या हुआ, जितने दिए उतने ले लिया आपने, तो नेट तो जीरो हो गया। ठीक है ना भी आपने, अब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या भी मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं, ना ही उसने मुझे वापस दिए हैं? तो ये बोलना उचित नहीं है। हाँ 10 रुपये आपने दिए, 10 आपके पास वापस आ गए, वहीं पर आ गए आप, लेकिन ऐसा तो नहीं है भी आपने पैसे दिए नहीं और उसने लिए नहीं। दिए और लिए जरूर, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे है भी ऐसा नहीं भी यहाँ पे आवेश होता ही नहीं है। आवेश होता है, एक प्लेट पर प्लस क्यू होता है, दूसरे पर माइनस क्यू होता है, लेकिन दोनों का योग क्या होता है, वो टोटल योग 0 होता है। वो योग ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हो ऑलरेडी। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में परावैद्युत बढ़ने पर उसकी धारिता 5 गुनी हो जाती है, तो परावैद्युत का परावैद्युतांक क्या है? तो आपको मैंने ये एक चीज़ बार बार बताई है, जितने फॉर्मूले अब तक 3-4 फॉर्मूले मैं आपको करवा चुका हूँ, हर एक में मैंने आपको चीज़ बताई है। पहले गोलीय चालक की धारिता थी, फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता थी, फिर आपका जो गोलीय संधारित्र की धारिता, हर एक में कि जब भी अपने संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ बढ़ते हैं और उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तो उसकी धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। ये चीज़ बताई हुई है ना, तो बस वही यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला परावैद्युत रखने पर धारिता भी क्या होती है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। तो एप्सिलॉन आर का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब जितने गुना बढ़ती है वो उसका परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ पे 5 गुनी हो रही है, तो 5 गुनी होने पर उसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संधारित्र का मूल उपयोग क्या है? तो संधारित्र का मूल उपयोग है विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को बड़ी मात्रा में संग्रहित करना। ये मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना तभी बता दिया था कि संधारित्र एक आवेश के संचय की युक्ति है, आवेश को इकट्ठा करती है, और आवेश क्या होता है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो जो बच्चा रेगुलर साथ साथ पढ़ रहा है ना, वो बच्चे के ये क्वेश्चन उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको डाउट आ रहा होगा भी ऐसा कैसे हो गया, तो तभी आपको कहता हूँ कि फिजिक्स जो आप पढ़ते हो उसको 2-3 बार लिख के देखो। ठीक है ना, साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ को अगर आप 21 बार लिख के देख लेते हो ना, तो वो आपके हमेशा परमानेंट याद रहेगी। 21 बार आपको लिख के पूरे मन से लिखना चाहिए आपको भी, आपका ऐसे नहीं भी मन कहीं और है और लिख रहे हो, ऐसे वैसा नहीं है। अगर किसी चीज़ को 21 बार लिख लेते हो ना आप, तो वो आपके परमानेंट याद रहेगी, मन लगा के लिखनी है वैसे उसको। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने एक मंत्र बता दिया आज, साइकोलॉजी का ये वैसे सिद्धांत है ये, तो आप इसको अप्लाई भी करके देखना। जो आपको थोड़ा हार्ड लगे ना फॉर्मूला, 21 बार लिखना है उसको। ठीक है ना, तो इतना अपने लिखते नहीं है, ना ही इतनी प्रैक्टिस होती है अपने, तो तभी अपने भूल जाते हैं, तो यही कारण है। देखो क्या कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी d है, यदि d/2 मोटाई की धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन मैं आपको जब ये करवाया था टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र वाला, उसमें जब मैंने वीडियो बनाई थी दूसरी कि जब भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हों संधारित्र के बीच, तो उसमें ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको बोर्ड पर करवा चुका हूँ मैं ये। ठीक है, उस वीडियो में आप देख सकते हो, मैं यहाँ दोबारा नहीं करवाऊँगा इसको, क्योंकि वहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी एक एक स्टेप करके सारा न्यूमेरिकल ये करवाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 16, तो इसमें क्या आता है कि 24 म्यू फैरेड धारिता 24 म्यू फैरेड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर आपके पास यहाँ पे कितना है, 500 वोल्ट विभवांतर है। ठीक है, तो अब आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लो, फिर आप देखो ज्ञात क्या करना है, फिर देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आपको देखो ज्ञात करना है, यहाँ पे एक तो आपको धारिता दी है C और एक आपको V दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इज इक्वल टू CV, मतलब अपने यहाँ से आवेश निकाल सकते हैं। अब आपको पूछा हुआ है कि कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य का सूत्र अपने विभवांतर के रूप में W इज इक्वल टू QV है। अब इसमें V का मान है, Q का मान अपने को CV से निकाल लेंगे, तो W इज इक्वल टू CV, Q का मान CV रखा और ये V,
तो ये सी वी स्क्वेयर आ गया। अब सी का मान भी और वी का मान भी है, तो आप सी और वी के मान रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी बराबर 24 म्यू फैरेड, 24 × 10⁻⁶ फैरेड, और वी का मान 500 वोल्ट। तो आपके पास डब्लू का मान क्या आ जाएगा, इनका गुणा करोगे आप, तो देखो इसका गुणा करने पर इसके साथ 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो क्या आ जाएंगे, 10⁻⁴, ये 10⁻⁶ है, और ये 24, 5 5 25 हो जाएगा, तो 24 × 25 600 × 10⁻², तो ये 6 जूल आपके पास क्या आ जाएगा, कार्य का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो कार्य आपके पास आ गया। 2 सूत्र लगे इसमें, Q बराबर CV और W = QV। ठीक है, तो इस तरह से सूत्रों को रिलेट करना जब आप सीख जाओगे, न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेल का परावैद्युतांक 2 है। तो अब आपको मैंने अभी बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र को एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर उसकी धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। तो अब जब परावैद्युतांक 2 है, एप्सिलॉन आर का मान 2 है, तो धारिता 2 गुना बढ़ जाएगी, बस सीधी सी बात है। तो धारिता 2 गुना बढ़ जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट क्या है कि एक वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, प्लेटों के मध्य हवा भरी है, संधारित्र की धारिता आर त्रिज्या की गोले की धारिता के बराबर है, तो प्लेटों के मध्य की दूरी बताइए, ये आपसे पूछा हुआ है। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को आप पहले देखा करो इसमें दिया क्या है। तो अब इसमें प्लेट की त्रिज्या दी है स्मॉल आर, और प्लेट वृत्ताकार दी हुई है, तो प्लेट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने निकाल लिया क्षेत्रफल। ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसमें क्षेत्रफल अपने को पता है भी, उसकी धारिता एप्सिलॉन नॉट A/D होती है, तो उसमें क्षेत्रफल काम आएगा, तो तभी अपने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो क्षेत्रफल निकाल लिया πr²। अब धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो यहाँ इसकी धारिता एप्सिलॉन नॉट πr²/D आ गई। अब प्रश्न में आपको एक चीज़ और दी है कि संधारित्र की जो धारिता है वो आर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। अब गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो, 4πε0r होती है। तो मतलब आपको क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार इसमें कि जो आपके पास ये वाला C का मान है ये 4πε0 के बराबर है, और ये आपका C इसके भी बराबर है, तो दोनों को बराबर रखेंगे, तो ε0 और ε0 और पाई कैंसिल होंगे। अब आपको पूछा प्लेटों के बीच की दूरी, तो D होती है प्लेटों के बीच की दूरी, तो D को इधर ले जाओ और ये वाला 4r नीचे आ जाएगा इसके, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r² बटे में कैपिटल 4r आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों आपके पास, तो ये लघुत्रात्मक प्रश्न आपका जो है ये आपको मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो पढ़ो आप क्या कहा हुआ है। आप कहोगे कि सर आप हमारे साथ ऐसे ही करते हो कि 1 2 3 10 14 ये नोट्स में है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ बच्चों। अब कैसे करवाए हैं वो देख लो आपको बुक में मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3, पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो 1 नंबर क्वेश्चन इसमें देखो पहले क्या दिया हुआ आपको कि विद्युत फ्लक्स को समझाइए और इसका SI मात्रक और विमाएं लिखिए। ठीक है, तो अब ये तो फ्लक्स वाला चैप्टर आ गया, सॉरी, ठीक है, फ्लक्स वाला चैप्टर खोल लिया मैंने, उस पर चलते हैं 1 मिनट। तो यहाँ जो बच्चों वो चैप्टर 2 खुल गया था गलती से, मैंने कहा विद्युत फ्लक्स यहाँ कहाँ आ गया, ये पीछे नहीं छोड़ रहा। तो देखो अब इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न पहला है जो इसमें क्या है, चालक और विद्युत रोधी को समझाना है। तो जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, चालक और कुचालक या चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है ध्रुवीय और अध्रुवीय, ये भी डिटेल में पढ़ लिए थे, तो इनको जरूरत नहीं क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी है। ये किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक यानी सूत्र आपको स्थापित करना है, ये भी आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन। तो 10वें में विद्युत धारिता की परिभाषा और SI मात्रक, तो विद्युत धारिता की परिभाषा आपको पता है क्या होती है, SI मात्रक फैराड होता है इसका, ये आप कर चुके हो नोट्स में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आता है संधारित्र किसे कहते हैं समझाइए। तो संधारित्र भी आपको पता है आवेश संग्रह करने की युक्ति है, ये भी आप कर चुके हो ऑलरेडी। तभी मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आपको डायरेक्ट क्या है कि इनका लिखवा दिया, अभी ये नोट्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है नोट्स में, क्योंकि नोट्स में पहले से ही पढ़े हुए हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है इनको लिखना चाहो तो ये था बच्चों आपकी आज की वीडियो। आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करना है, समझना है। नेक्स्ट अपने टॉपिक बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊँगा मैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोर्ड पर करेंगे उसे अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।